हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। प्रीवियस एपिसोड हमने एक हार्ट व्रेंचिंग सिचुएशन पर छोड़ा था। अब उसके आगे सिचुएशन की इतनी ज़्यादा गंभीरता को देखते हुए उस स्कूल की टीचर ने एक बार फिर से कोशिश करने की कोशिश की और इस बार उसने बहुत ही पोलाइटली वे में बात की थी और अपना हाथ इबो के कंधे पर रखने की कोशिश की थी कि अगले ही पल उसे इबो की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी आंखें नजर आती हैं। उन आंखों सिर्फ गुस्सा ही नहीं था, उस गुस्से से भी बहुत ज्यादा कुछ था, ऐसा कुछ जिसे देखकर वो स्कूल टीचर भी थोड़ा डर गई थी। इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके बगल में बैठी हुई जो डॉक्टर टीचर थी उसने तुरंत कहा, हाँ प्लीज हमें बच्चे को देखने तो दीजिए। लेकिन जैसे ही अगले पल उसने ये कहा, इबो की एक थरथराती हुई आवाज आती है। उसने कहा, फक ऑफ, आई डोंट वांट नीड एनीवन। समझ में आया तुम्हें? ये कहते हुए उसने उस लेडी की तरफ बहुत घूर कर देखा और उसकी ऐसी आवाज सुनकर वहां खड़े हुए जितने भी लोग थे सब कांप गए और किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। अगले ही पल इबो ने इंसान को अपनी बाहों में उठाया, उसे अपने कोट से कंप्लीटली कवर किया, इतना कवर कि कोई उसे छू तक किया, देख तक भी ना पाए, और वो अगले ही पल उस डोर के बाहर था। अब जाकर इबो का चेहरा उस फ्लैश लाइट में सबके सामने आया था और उसका चेहरा देखकर सबके लगभग जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस जगह पर, उस कोने में, उस बच्चे के साथ जो इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि लान वांग इबो है। लान वांग इबो जो कभी भी किसी के भी सामने इस तरीके से अपेयर नहीं होता, जिसको देखने तक के लिए लोग शायद तरस जाते हैं, और बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी अनाउंसमेंट के वो इस वक्त यहाँ है, वो भी एक स्टूडेंट के साथ। सभी का दिमाग एक अलग स्टांस में था, लेकिन इबो को इस बात से कोई फर्क नहीं था। वो अपने उस कोल्ड ऑरा के साथ और उससे भी ज्यादा सान को बहुत प्रोटेक्टिवली पकड़कर वहां से बाहर ले आया था। उन सभी बर्निंग गेज के नीचे जो उसे ऑलरेडी देख रहे थे, वो रिकॉर्डिंग के बीच में जो सब लोग करने में लगे हुए थे, इबो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई भी नहीं, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा फिक्र इस वक्त उस शख्स की थी जो उसकी बाहों में कांप रहा है, थरथरा रहा है, अभी भी कुछ बोल रहा है जिसे इबो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ इन किन्हीं भी निगाहों के बीच में नहीं, वहाँ जहाँ इबो और जहान सिर्फ अकेले हों, क्योंकि इस वक्त उसे जहान की बहुत फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। ये इबो समझ चुका है। ये स्कैंडल जितना ज़्यादा बड़ा होना था उससे भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था इबो की प्रेजेंस से, और ये बात वहाँ पर खड़ी हुई हर स्कूल अथॉरिटी समझ गई थी। इसीलिए वो सिर्फ पूरी कोशिश कर रहे थे इबो से कन्विंस करने की और उस बच्चे तक पहुँचने की, जानने की आखिरकार हुआ क्या था, कैसे हुआ था। पर इबो की वो बर्निंग गेज और उसका चिलिंग ऑरा काफ़ी था सभी को अपनी जगह पर रोकने के लिए। और ऊपर से हाउशॉन ने उस टीचर से कहा, आप कोशिश मत कीजिए क्योंकि करना बेकार है, हम आगे सब कुछ देख लेंगे, आप सिर्फ इन सब लोगों का ध्यान रखिए। ये कहते हुए उसने सब बच्चों की तरफ इशारा किया जिसके हाथों में मोबाइल थे। टीचर ने कहा, चिंता मत कीजिए, यहाँ से कोई भी बात बाहर नहीं जाने पाएगी, आप बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उस बच्चे का ख्याल रखिएगा, उसकी हालत ठीक नहीं है। ये कहते हुए उसने हाउशॉन को एक सीरियस नोट दिया। हाउशॉन ने भी नोट दिया और उसके साथ साथ वो सभी लोग भी आगे बढ़ गए। जियांग, जीही, जू चैंग, वैन निंगनी होसैंग, वो सब लोग भी जहान और इबो के पीछे चल रहे थे। वो बात अलग है कि दोनों के बीच में एक डिस्टेंस था, क्योंकि इबो की तरफ से इस वक्त सच में बहुत चिलिंग हो रहा था, ऐसा हो रहा जो सबसे कह रहा हो स्टे आउट ऑफ हियर। और लगभग रिकॉर्ड टाइम में सब लोग स्कूल कैंपस से बाहर आ गए थे। ड्राइवर हान जो अपनी स्टांस में बैठे हुए थे, उन्हें कोई खबर नहीं थी सब कुछ हो रहा है। अगले ही पल वो लोग भी बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते जब उसने सभी ग्रुप को इस तरफ भागते हुए देखा। सभी लोग अभी भी यही जहान का नाम पुकार रहे थे, घबरा रहे थे, उनकी आवाज में वो कंपन था, और इस चीज ने ड्राइवर हान का ध्यान खींच लिया। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, इबो उनके सामने आ गया था। उसने कहा, दरवाजा खोलो। इबो की इतनी ठंडी आवाज सुनकर ड्राइवर हान ने सिर्फ नोट किया और दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो भी मैटर समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या। अभी कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था ना, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उन्होंने इबो के हाथों में जहान को देखा और इस तरीके से उसे कवर देखा, उनका भी गला सूख गया। वो कुछ भी पूछने की हालत में थे ही नहीं। वो तुरंत अपनी ड्राइवर सीट पर बैठे। इबो ने कहा, जल्दी जल्दी घर लेकर चलिए। ये कहते हुए उसने जहान को फिर से कवर कर लिया, पर जहान अब लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो इबो को खरोचना शुरू कर चुका था। उसे कह रहा था, इबो ने कहा, जहान प्लीज बस कुछ देर और, ठीक है, हम बस पहुंचने वाले हैं। ये कहते हुए इबो पूरी कोशिश कर रहा था जहान को शांत करने की, उसके आंसुओं को पोंछने की, लेकिन जहान बहुत बेचैन था, बहुत ज्यादा। उसने इबो से लगभग प्लीडिंग करते हुए कहा, योगा, आई कांट टॉलरेट, आई कांट, समथिंग हैपन, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, कहाँ कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। ये कहते हुए वो रोने लगा। इबो ने जहान को गले लगाते हुए कहा, हाँ हम पहुँचेंगे, हम घर पहुँचेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा जहान, जस्ट डॉक्टर आने वाला है, प्लीज काम डाउन। ये कहते हुए उसकी पीठ को सहलाने लगा, लेकिन जहान बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो चुका था। उसने इबो की नेक के ऊपर भी अपने उन मार्क्स को बनाना शुरू किया। वो बहुत हैवी ब्रीथिंग कर रहा था इबो के ईयर के पास, उसकी नेक को जैसे स्नगल कर रहा हो, स्नेल कर रहा हो। इबो ने कहा, जहान
लेकिन जान ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसके उलट वो ईबो को किस करने लगा। बहुत अजीब तरीके से उसको लिक करने लगा, शक कर रहा हो। ईबो की पूरी बॉडी से काम गई थी। वो इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता, जान ईबो के ईयर्स को किस करने लगा। वो उसे लिटरली बाइट कर रहा था। ईबो ने कहा जान जान, लेकिन जान कुछ ऐसा होश ही नहीं था, या फिर होश था तो वो इस वक्त काम नहीं कर रहा था। ईबो ने जान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जान इस वक्त बहुत फीरियस हो गया था। उसने ईबो को लगभग उसके बालों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नो आई वांट दैट का, आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, कूल फील हो रहा है, फील हो ये कहते हुए वो वापस लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और ईबो सिर्फ उसे ऐसे ही देख रहा था, उसकी आंखों को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसकी आंखों को हुआ क्या है, क्योंकि जान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है, लेकिन ये नशा नहीं है, ये कुछ और है। कि जान को कुछ दिया गया है। ये सोचने के साथ ही ईबो के पूरे जिस्म में एक ठंडा पसीना उतर गया। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने जान के फेस के अराउंड अपनी नोज को किया था कि वो स्मेल कर सके कि जान ने कुछ लिया है, कुछ पिया है, लेकिन जान के अंदर से ऐसी कोई सच स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन ईबो फील कर सकता था जान की बॉडी हॉट हो रही है, हद से ज़्यादा हॉट। उसकी ब्रीथिंग भी बहुत हॉट है और उसके हाथ काँप रहे हैं। और ईबो को इस चीज़ का डर था, किसी चीज़ का डर जिससे वो चाहता था ये कभी ना हो, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ईबो ने कहा, जान बेबी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो मुझे? ठीक है, तो ईबो पूछने की कोशिश कर रहा था, जान के स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान ने तुरंत अपना फेस वापस ईबो की गर्दन में छुपा लिया और ईबो को बहुत तेज़ी के साथ वो स्नगल करने लगा, उसकी वार्मथ को फील करने लगा, उस पर किस करने लगा। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ईबो की भी पूरी बॉडी हरकत कर रही थी। वो भी हल्का सा कांप रहा था। वो जान को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान और ज़्यादा ईबो के ऊपर अपने आप को प्रेस कर रहा था। वो लिटरली ईबो को इस वक्त केज कर बैठा हुआ था। एक तो जान ईबो के लेफ्ट में था और ऊपर से जिस कंडीशन में वो लोग बैठे हुए थे, वो लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। और जान की बॉडी से आती हुई वो वार्मथ, वो हॉटनेस कहीं ना कहीं ईबो को भी हल्का सा इफेक्ट कर रही थी। लेकिन ईबो इस वक्त जान की वार्मथ से नहीं डर रहा था, वो जान से नहीं डर रहा था, वो इसके आफ्टर रिजल्ट से डर रहा था। वो जो सोच रहा था अपने दिमाग में, वो नहीं चाहता था ये सब कुछ सच हो, नहीं सच होना चाहिए। इसीलिए वो जान के हाथों को लगातार मालिश कर रहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जान लगातार ईबो को बहुत तेज़ी के साथ खरोच रहा था, उसे वायलेंट होने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे टच करना चाहता हूँ, उसे किस करना चाहता हूँ, उसे और ज़्यादा डिवोर करना चाहता हूँ। जान ने कहा, प्लीज़। जान को खुद भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए प्लीज कर रहा है, किस चीज़ के लिए प्लीड कर रहा है, बैक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका ऐसा चेहरा देखकर ईबो का मन भी जैसे अंदर तक टूट गया, कांप गया। उसने कहा, जान सब कुछ ठीक हो जाएगा बेबी, बस हम घर पहुंचने वाले हैं, काके पर बिलीव करो, हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर और, ओके। ये कहते हुए उससे बिल्कुल बच्चों की तरह बात करने लगा। जान ने कहा, प्लीज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, नो हर्ट हो रहा है, बहुत हर्ट का, प्लीज हर्ट। ये कहते हुए जान रोने लगा। ईबो ने जान को अपनी वापस गले से लगा लिया, बहुत तेजी के साथ उसे हक कर लिया। ईबो भी महसूस कर सकता था कि जान को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसकी तकलीफ का एहसास वो कर पा रहा था। फिर वो चाहे उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू का हो, उसके कांपते हुए शरीर का हो, या फिर उसके धड़कन की जो रफ्तार है जो इतनी तेज हो रखी है उस चीज़ का हो, या फिर जान की पूरी बॉडी का हो। ईबो महसूस कर सकता था क्योंकि जान ईबो से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे की बॉडी सिचुएशन को समझ पा रहे थे। ईबो के अंदर सच में डर बढ़ता चला जा रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने जान को बहुत कस कर गले लगाया, चिल्लाते हुए कहा, फास्ट ड्राइव फास्ट। ये कहते हुए वो कूद रहा था और उसकी सी आवाज़ सुनकर ड्राइवर हान ने तुरंत गाड़ी की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो रियर व्यू मिरर से देख सकते थे पीछे के सारे हालात। वो देख सकते थे कि दोनों पीछे किस तरीके से कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन वो समझ गए थे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और ये गड़बड़ कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ी है। इसीलिए वो भी जितना हो सके उतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ी को चलाने लगी। उनके पीछे हाउशवान की गाड़ी भी फॉलो कर रही थी, और ना ही सिर्फ हाउशवान की, इनफैक्ट जी, जूचैंग और वैनिंग न्यूसेंग अपने अपने व्हीकल से भी उन लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग जल्द से जल्द इस वक्त लान मैंशन में पहुंचना चाहते थे। ईबो ने बहुत मुश्किल से जान को संभालते हुए अपनी पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन बाहर निकाला और कांपते हुए हाथों से अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल किया। ईबो की आवाज़ थरथरा रही थी। जान अभी भी ईबो से लिपटा हुआ था, बहुत तेज़ी के साथ वो अभी भी ईबो की स्किन में अपने दांत गड़ा रहा था, उसे किस कर रहा था, स्नगल कर रहा था, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और ईबो सिर्फ जान को टाइटली होल्ड कर नंबर डायल कर रहा था। जैसे ही अगले ही पल डॉक्टर ने फ़ोन रिसीव किया, ईबो ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, कम फास्ट लान मेंशन। इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ईबो के वर्ड बहुत सटीक रहा करते थे, कम रहा करते थे, लेकिन मतलब बहुत साफ होता था।
मतलब था सीधा सीधा जल्द से जल्द जितना हो सके लान मेंशन में पहुंचो। जैसे ही फ़ोन रखा गया, इबन ने फिर से जान को शांत करने की कोशिश की। वो फिर से उसके हाथों को सहलाने लगा, उसको सहलाने लगा, उसके आंसुओं को पोंछने लगा, उसके माथे पर आते हुए उस पसीने को साफ करने लगा। जान की शर्ट के लगभग 4 से 5 बटन खुले हुए थे, जहाँ से उसकी मिल्की वाइट स्किन बहुत क्लियरली विजिबल हो रही थी। वो देख सकता था जान की सॉफ्ट स्किन कम्प्लीटली रेड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा रेड ऐसा लग रहा है जैसे तप रही हो। इबो ने हल्के से वहाँ पर छू कर देखा, उसे महसूस हुआ कि सिर्फ तप नहीं रही है, बहुत ज़्यादा तप रही है। इबो के ठंडे स्पर्श को अपने ऊपर महसूस होते के साथ ही जान ने एकदम से सिर्फ मौन किया हो इबो के ईयर के पास, और उसकी ऐसी मौन सुनकर इबो भी घबरा गया। उसने इबो कोई इनोसेंट या फिर नाइव पर्सन नहीं है, वो बहुत लंबे समय से बिजनेस फील्ड में है। वो जानता है इंसान की ऐसी हालत के होने के पीछे वजह क्या है, लेकिन इबो का दिल कांप कर या चिल्ला कर यही कहना चाहता था कि वो वजह नहीं होनी चाहिए। जान को किसी तरीके का ड्रग्स, किसी सेक्सुअल पावर का ड्रग्स नहीं दिया जाना चाहिए। वो बस यही मन में चैंट कर रहा था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ होगा तो जान नहीं, वो नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। इसीलिए उसने इस डर को दूर करने के लिए जान को और कसकर गले लगा लिया, लगभग अपने आप से इतना ज़्यादा सटा लिया था जान को कि उसे बहुत डर था कि एक पल के लिए अगर जान को छोड़ेगा तो क्या से क्या हो सकता है। और जान अभी भी सुबक रहा था, वो कांप रहा था। और जान की ऐसी हालत को देखकर जितना ज़्यादा इबो का दिल कांप रहा था, टूट रहा था, उतनी ज़्यादा उसकी आंखों की वो चिलिंगनेस बढ़ती चली जा रही थी। उसका वो डार्क और ज़्यादा डार्क होता चला जा रहा था। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी। वो बस ये जानना चाहता था कि इस सब के पीछे आखिर है कौन। जो शख्स भी है उसे वो छोड़ने नहीं वाला। उसकी एक एक हड्डियों को जब तक वो खुद अपने हाथों से नहीं तोड़ देगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। बस सिर्फ इस पल का इंतज़ार है, उसे सब कुछ गुजर जाने दो। फिर उसके बाद वो खुद अपने आप देखेगा कि आखिर कौन शख्स है जिसने उसे उसके जान को इतनी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, वो भी उसके रहते हुए। फाइनली लगभग आधे घंटे की उस हद से ज़्यादा टायरिंग, हद से ज़्यादा सफोकेटिंग, हद से ज़्यादा परेशान और हद से ज़्यादा तकलीफ दे सफ़र को तय कर वो लोग लान मेंशन के नॉर्थ विंग में पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी फुल स्पीड में वहाँ आकर रुकती है, गाड़ी की एक तेज़ आवाज़ उस पूरी ठंडी हवा में गूंज जाती है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही ब्रेक लगता है, इब्राहिम ने तुरंत दरवाज़ा खोला और वो जान को अपनी बाहों में उठाकर वो आगे बढ़ गया, बिना इस बात की परवाह किए कोई उसे कैसे देख रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड हो, यहाँ पे खड़ी हुई सिक्योरिटी टीम हो, कोई भी हो, इबो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा और अपने यंग मास्टर को इस तरीके से भागता हुआ देखकर बाकी सारे जो मेट्स थे, सर्वेंट्स थे, जो वहाँ पर सब ड्यूटी में थे, वो लोग भी सब देखने लगे। रात का एक पहर हो चुका था, शायद 11 से 12 बजे का समय हो रहा था और उस वक्त ऐसी हालत, ये सब कुछ सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो सब भी इबो को फॉलो करने लगे। अगले ही पल 2 गाड़ियाँ और आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों में से भी भागते दौड़ते हुए शख्स उतरते हैं और अगले ही पल वो भी इबो को फॉलो करने लगते हैं। इबो जैसे ही अपने उस ड्राइंग रूम में आता है, शुमा के साथ एक शख्स व्हाइट कोट पहनकर खड़ा हुआ था और जैसे ही इबो के आहट के एहसास उसे होता है, उसने मुड़ कर देखा। उसके फेस के ऊपर एक गोल्डन फ्रेम लगा हुआ था। उसने कहा, यंग मास्टर। इबो ने कहा, कम फास्ट इन माय रूम। लेकिन एक साथ ही वो उन स्टेयर्स पर बढ़ने लगा। वो लगभग लिटरली बहुत तेजी के साथ भाग रहा था और उसे इस तरीके से भागता हुआ देखकर शुमा भी अगली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। पीछे पीछे हाउशवान, जीही, जूजैंग, जियांग और बाकी सब लोग भी आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही इबो ने वो दरवाजा खोला, उसने बहुत सिक्योरली जान को वहीं बेड पर रखा। लेकिन जान की हालत खराब थी, वो अभी भी चिल्ला रहा था। इबो से दूर नहीं जाना चाहता था। उसे चीखते हुए कहा, नो गॉड प्लीज डोंट लेफ्ट मी, डोंट आई हर्ट प्लीज डोंट प्लीज डोंट। कहते हुए जान इबो की तरफ बैक करने लगा कि वो उसे छोड़ कर ना जाए। प्लीज उसे ऐसे ना छोड़े, उसे दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है। वो लगातार चिल्ला रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे सब खुद को कांपता हुआ महसूस कर रहे थे। इबो ने तुरंत अपने बगल में खड़े हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, कम फास्ट, चेक करो इसे चेक करो, इसे हुआ क्या है। ठीक है, तो वो पीछे हट गया, लेकिन उसने अभी भी जान का हाथ बहुत कस कर पकड़ रखा था और जान अभी भी चीख रहा था। उसके कपड़े अभी भी अस्त व्यस्त थे और इबो ये देखकर खुद को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत जान के पास बगल में बैठते हुए कहा, जान प्लीज शांत। ठीक है, तो उसने जान के ऊपर उस ब्लैंकेट को डालने की कोशिश की, लेकिन जान ने तुरंत उस ब्लैंकेट को खुद से हटा दिया। उसने चीखते हुए कहा, हर्ट रहा है, मैं जल रहा हूँ, मत, नहीं, नो प्लीज कुछ कीजिए, नो आई कांट टॉलरेट। जान की ऐसी बैगिंग सुनकर डॉक्टर ने कहा, प्लीज मिस्टर वांग होल्ड हिम टाइट, अदरवाइज से खुद को हार्म कर लेंगे। ठीक है, तो वो डॉक्टर भी वहाँ साइड में बैठ गया था। जान को चेक करने की कोशिश करने लगा। उसने इबो की तरफ तुरंत देखते हुए कहा, क्या उन्होंने कुछ लिया है? इबो ने कहा, मतलब? डॉक्टर ने कहा, इसकी हालत। ठीक है, तो वो उसके जान के वाइटल्स चेक करने लगा। स्टेथोस्कोप से जान की हार्ट बीट, उसकी आंखों का रंग और उसके शरीर का बढ़ता हुआ वो टेम्परेचर, उसकी लिटरली पूरी बॉडी इस वक्त हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी और जान का चिल्लाना किसी को भी समझा सकता था कि जान के साथ क्या गलत है। और वो भी इतने एक्सपीरियंस और इतने स्किल्डफुल डॉक्टर को
समझने में देर नहीं लगी और समझ तो कहीं ना कहीं हद तक ईबो भी गया था। वो बात अलग है, वो मानना नहीं चाहता था, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था इस हार्श और क्रूअल रियलिटी को, क्योंकि इसका आफ्टर रिजल्ट क्या होगा और इसकी प्रोसेस कितनी ज़्यादा टफ हो सकती है ये वो कल्पना भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो बस दुआ कर रहा था। पहली बार वो लाइफ में दुआ कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसकी सोच गलत साबित होनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने जो कहा उसने वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को शांत कर दिया। डॉक्टर ने कहा, रन का कोई पार्टनर है? ईबो ने कहा, व्हाट? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वांग, आप समझ चुके होंगे कि इसे क्या हुआ है। उसके बाद उसने सभी की तरफ पीछे देखते हुए कहा, रूम को खाली कर दो, जल्द से जल्द। ये कहते कि साथ ही उसने सबकी तरफ घूर कर देखा। ईबो ने शुमा की तरफ इशारा किया। अपने यंग मास्टर का ऐसा इशारा पाते के साथ ही शुमा ने जहान के खड़े हुए बाकी सभी दोस्तों की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ बाहर जाकर वेट कीजिए। ज़ी ने कहा, नहीं मैं जहान को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। सूचन कुछ कहो ना प्लीज़, मुझे यहीं रुकना है, उसे तकलीफ हो रही है। सूचन ने कहा, जी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। ना जियांग, कोई भी वहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब तक कि उन्होंने चिल्ला कर नहीं कहा, हाउ शुआन, इट्स नॉट द टाइम, गॉड डैम इट। ये कहते हुए वो हाउशवान की तरफ घूमने लगा। हाउशवान समझ गया था कि केस बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए उसने जी और जियांग का हाथ पकड़ा और फिर अपनी धीमी आवाज़ में कहा, देखो बच्चों, अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है? हम लोग सान का बाहर इंतज़ार करते हैं, ठीक है? प्लीज़ प्राइवेसी की ज़रूरत है डॉक्टर को और ईबो को भी, ओके? चलो। ये कहते हुए वो सबको मनाने लगा। जी ने कहा, हाउशवान का ने कहा, बिलीव करो, सब कुछ ठीक होगा, ईबो है ना उसके साथ, बिलीव करो प्लीज़। ये कहते हुए वो मनाने लगा। जी ने फाइनली एक बार आखिरी बार जहान को देखा, फिर नोट किया और वो बाहर चली गई, जुचैंग की बाहों में रोती हुई। जियांग भी हाउशवान को फॉलो करता हुआ बाहर चला गया था। पूरे कमरे में सिर्फ ईबो, डॉक्टर और जहान थे, जो कि ऑलरेडी बेड पर टॉस एंड टॉन्स कर रहा था, अपने कपड़ों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था और ईबो बहुत मुश्किल से उसे संभाल पा रहा था। डॉक्टर ने खड़े होते हुए कहा, मिस्टर वांग, ये ठीक नहीं है। मैं आपको बस यही कहूँगा, इनका जो भी पार्टनर है, जिनके भी साथ रिलेशनशिप में हो, उसे कॉल कीजिए। जो एकदम से ऐसे काम किया, उसने कहा, व्हाट द हेल, व्हाट आर यू सेइंग? डॉक्टर ने कहा, क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? ये ड्रग्ड है, बहुत ज़्यादा ड्रग्ड है और उसकी पूरी बॉडी इस वक्त हद से ज़्यादा अराउस्ड हो चुकी है। ये कहते हुए उस डॉक्टर ने अपना गोल्डन फ्रेम ठीक किया। ईबो ने कहा, क्या? डॉक्टर ने कहा, ही इज़ ड्रग्ड, इसे एफ्रोडिसियाक दिया गया है। और जैसे ही ये डॉक्टर ने कहा, उस कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया था। शांति इतनी हो गई थी कि डॉक्टर भी अपनी सांसें महसूस कर पा रहा था। वो देख सकता था ईबो की आंखों में उस गुस्से को, उस नफरत को, उस डर को। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वांग, ये कहते हुए वो ईबो को समझाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, हमें पास ज़्यादा समय नहीं है, बच्चे की हालत और ज़्यादा बहुत ख़राब हो चुकी है और इससे ज़्यादा अगर हम समय देंगे तो मुझे डर है कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ईबो ने कहा, क्या कोई इसका एंटीडोट नहीं है? डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर वांग, एंटीडोट है लेकिन वो असर करने में समय लेगा और इतना समय नहीं है और ऊपर से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। आप इसकी स्किन का कलर देख रहे हैं ना, हद से ज़्यादा लाल हो चुकी है और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये हद से ज़्यादा अनकम्फर्टेबल पोजीशन में है। मुझे लगता है काफ़ी देर से टॉलरेट कर रहा है और ये अब तक होश में है। ये भी बहुत बड़ी बात है मिस्टर वांग। और जहाँ तक इसकी हालत है, मुझे ऐसा लगता है इसे काफ़ी मात्रा में एफ्रोडिसियाक दिया गया है। तूने कहा, बुलशिट। डॉक्टर की सांसें थम गई थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे समझाए, कैसे कहे, लेकिन अब हालत ख़राब हो रही है। हद से ज़्यादा जहान की आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। वो लगभग अपने कपड़ों को फाड़ रहा है और उस बेड पर हद से ज़्यादा बुरी तरीके से वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है और ईबो को बुला रहा है। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वांग, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, आप एक ग्रोन अप मैन हैं, आप जानते हैं इस वक्त इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। आप देख कर समझ सकते हैं। आपको इसके पार्टनर को जल्द से जल्द यहाँ बुलाना होगा या फिर किसी चीज़ का अरेंजमेंट कीजिए। ये कहते हुए डॉक्टर ईबो से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि जहान को अभी किसी और की ज़रूरत है। ईबो ने तुरंत डॉक्टर की तरफ घूर कर कहा, मैं उसका पार्टनर हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने सुना, वो एकदम से जैसे अपनी जगह पर स्टंट हो गया। वो ईबो को बहुत डिसबिलीफ में देखने लगा। उसने कहा, व्हाट? ईबो ने अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस में कहा, आई एम हिज हस्बैंड। जैसे ही डॉक्टर ने सुना, वो और ज़्यादा शॉक हो गया। यंग मास्टर मैरिड हैं, वो भी इस बच्चे से। वो बस यही शायद अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन उसने अपने मुंह से ये शब्द बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। बस ईबो को देखने लगा। उसने अपने गोल्डन फ्रेम को ठीक करा, फिर अपनी प्रोफेशनल वॉइस में कहा, इनके अगर आप इनके पार्टनर हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। ईबो के होठ कंप्लीटली सिल गए थे। वो सच में ठंडा पड़ गया था, बिल्कुल ठंडा। जो हाथ उसने जहान का पकड़ रखा था, शायद उसमें भी उतनी वार्मथ नहीं रही थी जो जहान को दे सके। वो बस किसी पत्थर की तरह सामने अनंत में देख रहा था। और उसको उस तरीके से देखते हुए देखकर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वांग, आर यू ओके? ये कहते हुए वो उससे पूछने की कोशिश करने लगा, पर ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को थोड़ी सी फिक्र हो रही थी कि वो उनका फैमिली डॉक्टर था और ईबो को काफ़ी लंबे समय से दिखता हुआ आ रहा है। इसीलिए उसने बहुत हेजिटेटली पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? आई मीन, आप अगर आप इसके पार्टनर हैं तो आप कर सकते हैं। ईबो ने सिर्फ
स्कूल का डॉक्टर की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में बहुत अनरीडेबल और बहुत शार्प तरीके के सारे इमोशंस थे। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपना सर झुका लिया। उसने फिर जहान की हालत को देखा जो और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसने जहान की वाइटल्स को वापस चेक किया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हार्ट बीट बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका फीवर बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने इसे इंजेक्शन लगाया है शांत करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा असर कर पाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे कोल्ड बाथ दीजिए, आइस बाथ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा शुरुआत करने के लिए। बाकी आप समझ सकते हैं आगे आपको क्या करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये कहते हुए डॉक्टर ने ईबो के कंधे पर पैट किया। ईबो ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद उसने जहान की तरफ देखा, फिर अपने उस कमरे की तरफ देखा जो ऑलरेडी शांत था, ठंडा था, लेकिन आवाज़ उसमें अभी भी चिल्लाने की आ रही थी, चीखने की आ रही थी जो जहान की थी। उसने अपने उस ठंडे पड़े शरीर से जहान को अपनी बाहों में उठाया और फिर बिना कुछ कहे वो सिर्फ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर को वहीं छोड़कर डॉक्टर ने भी ईबो को वहीं जाते हुए देखा और वो भी उस रूम से बाहर आ गया था जहाँ ऑलरेडी बाकी सब लोग खड़े हुए थे। जैसे ही डॉक्टर उस रूम से बाहर आया, सबने उसकी तरफ लगभग दौड़ लगा दी। जी ने पहले पूछा, डॉक्टर वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है उसे? हाउशान ने कहा, डॉक्टर इज एनीथिंग सीरियस? ये कहते हुए वो पूछने लगा। डॉक्टर कुछ देर के लिए तो शांत रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन फिर उसने कहा, आई थिंक ये आप मिस्टर वांग से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, ड्राइंग रूम में हूँ। ये कहते हुए उसने शुमा की तरफ इशारा किया। शुमा ने सिर्फ नोट किया और डॉक्टर नीचे ड्राइंग रूम में जाकर बैठ चुके थे। शुमा और बाकी सब लोग वहीं खड़े रहे, डॉक्टर को जाते हुए देखते रहे और फिर वो लोग भी रूम के अंदर आ गए। लेकिन कमरा पूरी तरीके से शांत था, सिर्फ बाथरूम खुला हुआ था जहाँ से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर सबसे पहले वहाँ हाउशान भागा था, फिर जीही और फिर जियांग। हाउशान ने कहा, ईबो। फिर वो उस ठंडे से शावर के अंदर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था, जान को अपनी बाहों में लेकर, और जान कंप्लीटली ईबो से लिपटा हुआ था। और उसे ऐसे देखकर सच में हाउशान डर गया था। कहीं ना कहीं हद तक वो भी समझ चुका था, लेकिन बस वो यही प्रे कर रहा था ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उसे उसका जवाब मिल गया था बिना ईबो से पूछे हुए। वहीं ईबो अभी उन सब की तरफ बिल्कुल पैक कर खड़ा हुआ था। उसकी वो शर्ट पूरी तरीके से भीगी हुई थी, वो पूरा ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, उसके साथ साथ जान भी। लेकिन उसका शरीर ठंडा था क्योंकि उसे फैसला लेना था, फैसला जो शायद सब कुछ बदल कर रख सकता है। और उसे खुद भी नहीं पता कि वो भी इस चीज़ के लिए तैयार है भी या नहीं। लेकिन वक्त की ये डिमांड है कि वो अपनी ठंडी और खाली आंखों से जान की तरफ देखा। जान जो पूरी तरीके से भी करहा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और रो रहा था, ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जान को वहीं उस बड़े से पूल के अंदर रखा जो ऑलरेडी ठंडे पानी से भर चुका था। जान को उस टब में रखकर जान को कुछ अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद ईबो भी उसके साथ उस टब में आ गया। उसने हाउशान की तरफ देखते हुए कहा, सब लोग यहाँ से बाहर जाओ, गो गेट आउट। ईबो की आवाज़ ठंडी थी और खाली थी। जी अभी भी सूचैंग की बाहों में लिपट कर रो रही थी। जी ने कहा, हाँ हाउशान का जान को क्या हुआ है? ये कहते हुए वो हाउशान से पूछने लगी। जियांग ने कहा, हाउशान तुम्हें पता है उसको क्या हुआ है उसे? ये कहते हुए वो हाउशान से पूछने लगा। हाउशान ने कहा, जियांग, जी, सूचैंग बाहर चलो, अभी के अभी बाहर चलो। हाउशान की इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर और ईबो की इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर सब समझ गए थे कि मामला थोड़ा अलग है, तो वो लोग बिना कुछ बोले बाहर आ गए, रूम के बाहर। और वहीं ईबो जान को अभी भी अपनी बाहों में लेकर उस पानी में पूल में बैठा हुआ था, उस ठंडे बिल्कुल चिल्ड वाटर के अंदर। लेकिन ईबो का शरीर उससे भी ज़्यादा ठंडा था और जान का हद से ज़्यादा गर्म। दोनों कुछ देर के लिए ऐसे उस सन्नाटे में बैठते हैं। वो बात अलग थी कि जान अभी भी बहुत रेस्टलेस था, वो अभी भी उस पानी के अंदर करहा रहा था, मौन कर रहा था। लेकिन ईबो बिल्कुल शांत था और वो कहीं अनंत में देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने फाइनली अपने उस फ़ोन को बाहर निकाला, एक नंबर निकाला अपनी उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से और फिर उस नंबर को डायल कर दिया। घड़ी में इस वक्त शायद 1:30 बजे का समय हो रहा था और मोस्ट ऑफ द पीपल इस वक्त शायद सो ही रहे होते हैं। और जिसको ईबो ने कॉल लगाया था वो भी सो ही रहा था। लेकिन जब फ़ोन लगातार बजने लगा तो फाइनली उस शख्स ने अपनी उस नींद भरी आंखों से और नींद भरे हाथों से उस फ़ोन को उठाया और बिना स्क्रीन पर देखे हुए उसने अपने कान पर रखकर कहा, हेलो। पर सामने से आवाज़ आती है, यांग। ईबो की इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर यांग एकदम से अपने होश में आ गया। उसकी नींद थी लेकिन वो होश में आ गया। उसने तुरंत कहा, ईबो ने कहा, मेरी हेल्प करो, आई नीड योर हेल्प। ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर यांग तुरंत अपने बेड पर सीधा बैठ गया। उसने फ़ोन को बहुत टाइटली होल्ड करते हुए कहा, हुआ क्या है? ईबो ने कहा, हाय। यांग ने कहा, ईबो क्या हुआ है, तुम मुझे अब डरा रहे हो? यांग सच में डर गया था। उसने अपने साइड टेबल में टाइम देखा तो 1:30 बज रहे थे और ईबो का ऐसा कॉल, और ना ही सिर्फ ऐसा कॉल, बैकग्राउंड में से जो म्यूजिक आ रहा था वो भी कोई खास अच्छा नहीं था। वो नॉइजेस थी बहुत हार्मफुल और स्कैरिंग नॉइजेस, जिसे सुनकर यांग सच में कांप गया था अपनी जगह पर। फिर भी वो पेशेंटली वेट करने लगा ईबो का जवाब देने का। पर जब अगले 2 सेकंड तक भी ईबो ने जवाब नहीं दिया तो यांग ने अपने उस सवाल को दोहराते हुए कहा, ईबो क्या हुआ है?
ईबो ने तुरंत जहान को अपने और करीब खींचा और ज़्यादा करीब और से लगभग भींच लिया अपनी बाहों में। उसने अपनी आंखों को कस कर बंद किया, अपनी मुट्ठियों को लगभग अपने हाथों में इतनी बुरी तरीके से गड़ा दिया कि उसके नाखूनों के निशान उसकी हथेलियों में पड़ गए होंगे, लेकिन ईबो को इस बात की परवाह नहीं थी। उसने बहुत मना कर खुद को कहा, जहान इज ड्रग्ड। यांग अपनी जगह पर स्टंट हो गया। उसने कहा, जहान क्या? ईबो ने कहा, ही इज ड्रग्ड, ही इज एफ्रोडिसियक। ये शब्द सुनकर यांग का गला पूरी तरह से सूख गया। वो कल्पना भी नहीं करना चाह रहा था इस वक्त सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके की जहान की आवाज़ थी और जिस तरीके से हीबो बोल रहा था वो सिनेरियो समझ सकता था। यांग ने उस फोन को बहुत टाइटली होल्ड किया। उसने कहा, हीबो ने कहा, व्हाट शुड आई डू यांग? मैं क्या करूँ? हीबो का सवाल सुनकर यांग कुछ देर के लिए तो कम्प्लीटली स्टंट हो गया था। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था उसे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन वो ईबो की मेंटली स्टेट को समझ गया था। ऑफ कोर्स समझेगा ही, वो साइकेट्रिस्ट है। उसने बहुत हम्बली पूछा, तुम लोगों का रिलेशनशिप कैसा है ईबो? ईबो ने कहा, नहीं, हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, पर ही नीड हेल्प हेल्प। यांग ने कहा, ईबो तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी, तुम जानते हो ना? ईबो ने कहा, कैसे यांग? हाउ? his child Yang, you understand that he's so small. I can't touch him Yang, I can't ruin him. Yang एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके हाथ सच में ज़्यादा सफ़ेद पड़ गए थे क्योंकि उसने भी अपनी मुट्ठी बांध रखी थी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, तुम उस पर ट्रस्ट करते हो ना? ईबो ने कहा, यांग ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो ईबो, आर यू ट्रस्टिंग हिम? ईबो ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, यस आई ट्रस्ट हिम। यांग ने कहा, वो तुम पर ट्रस्ट करता है? ईबो ने कहा, आई डोंट नो। यांग ने कहा, बुलशिट, तुम जानते हो उसे। ईबो ने जहान की तरफ देखा, उसके चेहरे की तरफ जिस पर आंसू थे, उसके होठों की तरफ जो सूख चुके थे रो रो कर, और उसका पूरा चेहरा जो लाल पड़ा हुआ था। उसने जहान को वापस अपनी बाहों में बहुत कस कर भींचा और फिर कहा, वो मुझे अपनी दुनिया मानता है। ये बोलते वक्त खुद ईबो भी इतना कांप रहा था, इस बात का शायद उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यांग को हो गया था क्योंकि वो उसके शब्दों में उस कंपन को महसूस कर पा रहा था। यांग ने अपनी आंखों को बंद किया क्योंकि अब उसे एडवाइस देनी होगी, उसके फ्रेंड की हेल्प करनी होगी, क्योंकि उसके फ्रेंड को हेल्प की ज़रूरत है। इसीलिए उसने कहा, अगर वो तुम पर ट्रस्ट करता है, तुम उन पर ट्रस्ट करते हो और वो तुम्हें अपनी दुनिया मानता है ईबो, तो अपनी दुनिया की हेल्प करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी उसे अपनी दुनिया मानते हो और अगर उससे कुछ हो गया तो तुम काम नहीं रह सकते। अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तो कुछ मत सोचो कि अभी तुम कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक पहुँचोगे, कब पहुँचोगे। अभी इस सिचुएशन में उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तो हेल्प करो बड़ी, उसकी हेल्प करो, अपनी भी हेल्प करो। ईबो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया कसकर। उसकी आंखों से वो आंसू लुढ़क गए जो वही उस पानी में बह गए थे, मिल गए थे, लेकिन उसके इमोशंस उसके चेहरे में थे, उस चुप्पी में थे जो यांग महसूस कर सकता था। जहान की उस चुपकियों में थे जो जहान रोकर ईबो से लिपट कर उन चीज़ों में जाहिर कर रहा था। यांग ने कहा, ईबो ने उस अपने कांपते हुए गले से कहा, आई डोंट वॉन्ट टू रूइन हिम। यांग ने कहा, देन रूइन योरसेल्फ। इन शब्दों में ईबो को अपना जवाब मिल गया था।